Hello everyone, this is Charul and today is the 15th lecture of Physics NCERT class 6 in which we are going to talk about the ninth part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन्स इन इंडिया के बारे में। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो साइक्लोन्स हैं ये बनते हैं सीज एंड ओशियंस में और खत्म होते हैं लैंड पर आकर। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पर होने वाली है जो लैंड सीज एंड ओशियंस के सबसे पास में है। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां पर होगी? कोस्टल एरियाज में। और इंडिया में कोस्टल एरियाज कहां पर प्रेजेंट है? इन द साउदर्न इंडिया। इसका मतलब इंडिया के केस में साइक्लोन्स कहां पर आने वाले हैं? साउदर्न पार्ट में। और दूसरी चीज ये है कि जो साइक्लोन्स है ये बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। इसके रीजन के बारे में आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा, लेकिन आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो साइक्लोन्स हैं ये सबसे ज्यादा आते हैं कोस्टल एरियाज में और इंडिया के केस में कहां पर ज्यादा आते हैं? ईस्टर्न पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में साइक्लोन्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो गाइस उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन कहां पर आया था। तो गाइस सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन आया था इन द ईयर ऑफ 1999 सितंबर के मंथ में इन उड़ीसा। तो गाइस क्या हुआ कि पहले तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साइक्लोन उड़ीसा में आ गया था, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से एक और साइक्लोन आ गया जिसकी स्पीड इससे भी ज्यादा थी, जिसकी स्पीड थी नियरली 260 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस क्या हुआ कि पहले एक साइक्लोन आया हुआ था जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से साइक्लोन आ गया जिसकी स्पीड उससे भी ज्यादा थी, उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन उड़ीसा की स्टेट में हो चुकी थी। तो गाइस उसके बाद आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं इन द कोस्टल एरियाज, क्योंकि कोस्टल एरियाज सीज एंड ओशियंस के पास में होते हैं और साइक्लोन्स में बहुत तेज हवा चलती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो साइक्लोन को मॉइस्चर मिल जाता है जिसकी वजह से बहुत तेज रेनफॉल हो जाती है, और दूसरी बहुत तेज हवा चलने के कारण क्या होता है कि जो सीज एंड ओशियंस होते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं, ओशियन करंट्स बनने लगते हैं, और जो पानी है वो सीज एंड ओशियन से निकल कर लैंड पर आ जाता है जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में बहुत ही ज्यादा भयानक तरह से फ्लड्स आ जाते हैं। तो एक तो डिस्ट्रक्शन बहुत तेज हवा चलने के कारण हो जाती है और दूसरी डिस्ट्रक्शन फ्लड्स के कारण हो जाती है। सो गाइस दो टर्म होती हैं, एक होती है इंटेंसिटी और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। सो गाइस होता क्या है कि जो साइक्लोन्स की इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली दोनों चीजें ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने साइक्लोन्स आते हैं और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि साइक्लोन कितनी डिस्ट्रक्शन करता है। तो गाइस जितने ज्यादा साइक्लोन्स आएंगे तो हम लोग बोलेंगे अगर बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और अगर उनके कारण डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंस साइक्लोन्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि साइक्लोन की वजह से दो तरह से डिस्ट्रक्शन होती है, एक तो बहुत तेज हवा चलने के कारण, और दूसरी चीज क्या होती है कि कोस्टल एरियाज में बहुत ही ज्यादा फ्लड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो गाइस अभी आपको पता चल गया होगा कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। सो गाइस अभी देखते हैं कि साइक्लोन्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या बोला जाता है। तो अगर हम लोग बात करें एशिया की तो नियरली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पर इसे साइक्लोन्स बोला जाता है। अमेरिका में इसे बोला जाता है हरिकेन्स, और जो जापान है वहां पर इसे क्या बोला जाता है? टाइफून। तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि साइक्लोन्स के कारण क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो इसकी वजह से जो रूफ्स हैं वो बेसिकली उड़ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विंड होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से रूफ्स ब्लोन अवे हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर कोई पेड़ गिर गया तो इसकी वजह से अगर किसी ह्यूमन पर गिर गया तो उसकी डेथ हो सकती है, उसे इंजरी हो सकती है। अगर किसी के घर की रूफ उड़ गई तो इसकी वजह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो इसकी वजह से जो भी वहां पर क्रॉपलैंड्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। कोस्टल एरियाज में जो पानी है सीज एंड ओशियंस से निकलकर वो लैंड पर आ जाएगा जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाएंगे। फ्लड्स की वजह से क्या होगा? बहुत तरह की वाटर बॉर्न डिसीज हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी डिसीज हो सकती हैं। और क्या हो सकता है कि जो वहां पर बेसिक चीजें हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं वो कट हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स की डिस्ट्रक्शन हो सकती है,
जो वाटर पाइप्स हैं वो बेसिकली ख़राब हो सकती हैं, कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर बंद हो जाती है। तो अभी आपको पता चल गया कि कितने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं साइक्लोन्स के। तो गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल जाए कि साइक्लोन आने वाला है। तो इसके लिए गाइस एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनीमोमीटर। तो गाइस एनीमोमीटर बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो विंड है इसकी स्पीड कितनी है और ये किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। तो एनीमो गाइस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विंड, इसीलिए हमने इस डिवाइस को क्या बोला है, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर हमें दो चीजें बताएगा, एक तो विंड की स्पीड कितनी है और दूसरी चीज विंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कप्स लगे हुए हैं और एक बेसिकली एरो लगा हुआ है। तो गाइस इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, सो दैट हमें पहले ही पता चल जाए कि बहुत तेज हवा आने वाली है या फिर साइक्लोन्स चलने वाले हैं। जिसकी वजह से क्या होगा गाइस कि हम पहले से ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है तो हम लोगों को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमें खाना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, वो हम लोग पहले से अरेंज करके रख सकते हैं। तो एनीमोमीटर की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, किस डायरेक्शन में कितनी तेज हवा चल रही है, और इस चीज से हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि साइक्लोन्स आ सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या होता है कि एनीमोमीटर में 3 कप्स लगे हुए हैं जो कि बेसिकली हवा के कारण रोटेट करना शुरू करते हैं, और इनकी रोटेशन से हमें क्या पता चलेगा कि कितनी तेज हवा चल रही है। अगर हवा बहुत तेज चलेगी तो इन पर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से इनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर एरो लगा हुआ है वो बेसिकली किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो इससे हमें दोनों चीजें पता चल गई कि एक तो विंड की स्पीड कितनी है और दूसरी चीज हमें क्या पता चल गई कि किस डायरेक्शन में चल रही है। तो गाइस अगर हमें ये पता चल गया कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, कौन सी स्पीड से चल रही है, तो इससे क्या फायदा होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। अगर वहां पर साइक्लोन्स आने वाले हैं, बहुत तेज हवा चलने वाली है, बारिश आने वाली है, तो हम लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, लोगों को एक सेफ प्लेस पर ले जाकर रख सकते हैं। वहां पर जो भी खाने की चीजें हैं, पीने का पानी है, वो बेसिकली अरेंज कर सकते हैं। या फिर गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले से ही स्कूल्स वगैरह को बंद कर दो, सो दैट बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना गाइस, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है एनीमोमीटर की हेल्प से। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्नेडो के बारे में, और उसके बाद हम लोग क्लास 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।